दोस्तों, कल्पना कीजिए 2029 के चुनाव में लोकसभा में 850 सांसद बैठेंगे। 543 की जगह अब 850 सीटें, यानी कि संसद की ताकत लगभग 50% तक बढ़ सकती है। और इनमें एक तिहाई सीटें यानी कि करीब 283 जो सीट्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। क्या यह महिलाओं के लिए सच्ची नारी शक्ति है या उत्तर दक्षिण राज्यों के बीच एक नया राजनीतिक युद्ध? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस पूरी कहानी के पीछे का सच आखिर है क्या। परिसीमन होने जा रहा है यानी कि डीलिमिटाइजेशन। उसमें क्या होगा कि अगर सीट्स कुछ राज्यों में अगर बढ़ाई जाती हैं, बेसिकली यहाँ पर अगर हम नॉर्थ स्टेट्स की बात करें, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वहां की सीट्स काफी बढ़ जाएंगी। वहीं पर साउथ में कम पॉपुलेशन की वजह से उनकी सीटें बहुत कम बढ़ेंगी, जिसके कारण अब जो नॉर्थ और साउथ है उनके बीच एक अलग ही राजनीतिक युद्ध छिड़ा हुआ है। तो अब देखिए, अप्रैल 2026 में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और उसमें क्या हुआ, सरकार ने 3 बड़े बिल पेश किए थे। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल हुआ, दूसरा डीलिमिटेशन बिल और तीसरा यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल। मकसद क्या है इसका? 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी और इनको 2029 के चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। वर्तमान में अगर हम देखें तो 543 सीटें हैं और 850 तक सीटें बढ़ाने की जो डिमांड यहाँ पर जो है एक तरह से उनको एक तरह से ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 815 राज्यों के लिए होंगी और 35 सीट्स जो होंगी वो यूटी के लिए बढ़ाई जाएंगी। संविधान का जो संशोधन है 131st ये संशोधन किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें संवैधानिक बदलाव क्या है जो आवश्यक है यानी कि जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 81 क्या है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमा को बढ़ाना, यानी कि आर्टिकल, ये हमारे संविधान में अलग अलग आर्टिकल के तहत दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में सीट्स को बढ़ाना चाहते हैं, उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, आप किस आधार पर सीट को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। आर्टिकल 82 क्या कहता है? 2026 की जनगणना की अनिवार्य शर्त में संशोधन किया जाएगा, यानी कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी जाएगी। डीलिमिटेशन होगा यानी कि उसके तहत देखा जाएगा किस एरिया में यानी किस स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ी है, वहां से जो सीट है यानी कि एक ये अनुपात के तौर पर जो है जो रिप्रेजेंटेटिव जो पेश किए जाते हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी और इस उनके बढ़ने से ही जो सीट्स है वो भी बढ़ेंगी। अब देखिए, मुख्य यहाँ पर क्या प्रस्ताव रखा गया था सरकार के द्वारा कि लोकसभा की कुल सीटें जो है वो 543 से लेकर 850 तक करना, ये एक प्रस्ताव था। दूसरा, राज्य के लिए 815 सीटें, यूटी के लिए 35 सीटें 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। नई सीटें 33% महिला आरक्षण, यानी कि 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में एक तिहाई सीटें मिलनी शुरू हो जाएंगी। एससी एसटी सीटों को भी महिलाओं के लिए कोटे के अंदर ही आरक्षित किया गया है। आरक्षण 15 साल के लिए होगा, यानी कि इसको बाद में बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। अब देखिए, परिसीमन आखिर है क्या? तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सरकार अब डीलिमिटेशन करने की बात करी, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो परिसीमन यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमाओं को फिर से खींच दिया जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से हर सीट की आबादी लगभग क्या है वो बराबर होनी चाहिए। 1971 की जनगणना के बाद हर सीट की आबादी जो है और यानी कि कुछ सीटें वहां पर जो है फ्रीज कर दी गई थी ताकि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले राज्यों को फायदा ना मिल पाए। अब 50 साल बाद ये फ्रीज हटाने की कोशिश की जा रही है और सीटों को बढ़ाने की तैयारी की गई है। परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, यानी कि डीलिमिटेशन जो एक तरह से काउंसिल बनाई जाएगी। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में ये पूरा परिसीमन होगा। ये आयोग जो है ये खुद सीटें तय करेगा, एससी एसटी आरक्षण तय करेगा, महिला सीटों का रोटेशन भी इनके द्वारा किया जाएगा। आयोग का जो भी फैसला रहेगा यूनियन का वो जो है वो अंतिम फैसला रहेगा और कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती अगर एक बार ये परिसीमन होता है। अब देखिए, महिला आरक्षण के अगर हम इतिहास की बात करें कि महिलाओं का आरक्षण कहां तक है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं विस्तार का मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या। तो अब जो है
यानी कि सीटें बढ़ाने का मेन मोटिव सरकार क्या बता रही है कि जो जनसंख्या बढ़ी है उसके आधार पर जो है वर्तमान जो सीटें हैं जो फ्रीज की गई थी उनको अनफ्रीज करके फिर से उनको जनसंख्या के अकॉर्डिंग बांटना। इसके अलावा नारी शक्ति की यहाँ पर बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया जा रहा है, यानी कि महिलाओं आरक्षण की बात की जा रही है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा महिला आरक्षण के इतिहास को समझते हैं। महिला आरक्षण की जो मांग थी वो 1996 के समय पर से ही चल रही है। एच.डी. देवगौड़ा की सरकार थी उस समय पर 81st संशोधन किया गया था और पहली बार बिल पेश हुआ था। लोकसभा भंग होने के कारण ये जो आरक्षण था ये लैप्स हो चुका था। फिर 1996 से लेकर 98, 2008, 210 में कई बार ये अलग अलग बिल पास किए गए थे। 2003 के समय वाजपेयी सरकार एनडीए की जब गवर्नमेंट थी तब भी बहुत सारे प्रयास हुए थे लेकिन राजनीतिक सहमति नहीं बनी थी। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में 108वां संविधान संशोधन किया जाता है। राज्यसभा में पास होता है बिल, लेकिन उस समय लोकसभा में ये लैप्स हो चुका था। फिर सितंबर 2023 की बात आती है, संसद में आखिरकार ये बिल पास हुआ जब मोदी सरकार थी। 128th अमेंडमेंट था उस समय पर। नए संसद भवन में भारी बहुमत से पास हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और उस समय ये कानून बन चुका था। लेकिन लागू होने के लिए जनगणना और परिसीमन होना जरूरी था। 2026 का ये प्रस्ताव उसी को और तेज करने के लिए लाया गया है। अब देखिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वो उसके क्या क्या प्रावधान है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% देना, कोटे के अंदर कोटा यानी कि SC ST आरक्षित सीटों में भी 33% महिलाओं के लिए, SC ST के लिए ही रहेगा ये रिजर्वेशन। इसके बाद रोटेशन सिस्टम लागू होगा, यानी कि हर चुनाव में सीटें जो है वो बदल जाएंगी। प्रारंभिक अवधि 15 वर्ष तक है अभी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है। शर्त क्या रखी गई इसके लिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए, नई जनगणना और परिसीमन के बिना लागू ये नहीं होगा। यानी कि अगर महिला आरक्षण को लागू करना है तो सबसे पहले न्यू सेंसस होनी पड़ेगी और उसके अलावा डीलिमिटेशन के बिना इसको लागू नहीं किया जाएगा। परिसीमन की हमने बात की, जहां पर जो है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा विधानसभा की जो सीमाएं हैं यानी कि बाउंड्रीज है उनको फिर से बढ़ा दिया जाएगा। जो पुरानी बाउंड्रीज थी उनको इरेज करके नई बाउंड्रीज तैयार की जाएंगी। परिसीमन आयोग की जो संरचना रहेगी यानी कि जो डीलिमिटाइजेशन किया जाएगा, डीलिमिटेशन, वो कौन से आयोग यानी कि जो कमीशन होगा उसमें कौन कौन व्यक्ति रहेंगे। नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा, इसमें अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, सदस्य इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त रहेंगे यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। सहयोगी सदस्य इसमें सांसद विधायक हो सकते हैं लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं रहेगा। इसकी जो पावर क्या रहेगी, कार्यकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा। इसके आदेश अंतिम होते हैं और अदालत में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखिए सरकार ने इस पर क्या कहा है, डेटा बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि किसी राज्य को नुकसान नहीं होने वाला। वहीं पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो है वो इस डीलिमिटेशन से काफी ज्यादा नाराज है। इसके साथ ही वो ये बहुत सारे यानी कि सवाल उठा रहे हैं कि अगर जनसंख्या के आधार पर डीलिमिटेशन होता है या फिर सीट्स बढ़ाई घटाई जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो साउथ के स्टेट्स को होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यानी कि पूरे इंडिया के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा योगदान दिया है। यहाँ पर जो सीएम है तमिलनाडु के स्टैलिन जो है उनके द्वारा भी काफी बयान आए हैं, काफी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा जो हमने भारत के विकास में जो योगदान दिया उसका सिला उनको इस तरह से दिया जा रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, यानी कि उनकी वैल्यू अब जो है वो कम रहेगी लोकसभा में और विधानसभा में। इसके अलावा जो परिसीमन की प्रक्रिया रहेगी, सबसे पहला चरण क्या होगा, डेटा और आवंटन होगा, यानी कि जनगणना का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरा, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिलों में सीटों का विभाजन, सीमाओं का वर्किंग पेपर प्रस्ताव रखा जाएगा। फिर पब्लिक सिटिंग्स भी की जाएंगी, जनता हितधारकों की आपत्तियां सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। लास्ट फेज रहेगा अंतिम बाध्यकारी आदेश, यानी कि आपत्तियों पर विचार करके अंतिम आदेश जारी किया जाएगा जिसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखिए जो पहले सीटों पर फ्रीज किया गया था उसका क्या इतिहास है। आयोग बने थे अलग अलग 1952, 63, 73 में सीटें जो 522 से 543 की और 2002 में
इसके अलावा 1976 में फ्रीज हुई, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू हुई थी। उस समय पर 42nd अमेंडमेंट था। जब आपने देखा होगा उस समय पर जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 2001 सीटें तक फ्रीज की गई थी, 2001 तक। फिर 2001 के बाद फिर से 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया था। 2002 में सिर्फ इसकी सीमाएं बदली गई थी, बल्कि सीटें नहीं बढ़ी थी। अब सबसे बड़ा विवाद जो उठ रहा है वो है उत्तर बनाम दक्षिण, यानी कि नॉर्थ वर्सेस साउथ का। भारी पलड़ा यहाँ पर उत्तर भारत का होता नजर आ रहा है। अधिक जनसंख्या वृद्धि, अधिक नई सीटें, यानी कि यूपी बिहार में इन सभी में जो सीटें होंगी वो ज्यादा रहेंगी। हल्का जो पलड़ा रहेगा वो दक्षिण भारत का, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्य, इनमें सीट्स कम होंगी तो इनकी वोट की वैल्यू भी उतनी कम हो जाएगी। दक्षिण ने परिवार नियोजन में सफलता पाई, ये उनकी चिंता है। उन्हें डर है कि अगर शुद्ध जनसंख्या के आधार पर उनका राजनीतिक अनुपात प्रभाव कम हो गया, इसे वे जनसंख्या नियंत्रण की सजा मानते। वो कहते कि हमने पूरी अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की, उसकी सजा उनको इस तरह से दी जा रही है। समाधान की मांग क्या है? राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए प्रो रेटा यानी कि अनुपातिक बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें अब देखिए लाभ और चुनौतियां क्या हैं। डिलिमिटेशन में भी लाभ क्या रहेगा? लोकतंत्र में बेहतर निष्पक्ष प्रतिनिधित्व हो सकता है, लेकिन चुनौती है संसद लॉजिस्टिक्स। नई संसद में जगह रहेगी, सत्र लंबे रहेंगे। इसमें 33% महिलाओं की संसद में ऐतिहासिक प्रविष्टि जो है वो सामने प्रैक्टिकली रूप से बाहर आएगी। राज्य केंद्र राजनीतिक और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ जाएगा, जैसे कि अभी बना हुआ है। नॉर्थ और साउथ में काफी ज्यादा विवाद उठ रहे हैं और स्टालिन के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस समय आग से खेल रही है, यानी कि दक्षिण भारत काफी ज्यादा गुस्से से उबल रहा है। दक्षिण राज्यों के खिलाफ घोर ऐतिहासिक अन्याय इसको माना जा रहा है। और इसी समय जो M.K. स्टालिन है, जो मतलब कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारे यानी कि इसका विरोध किया। उन्होंने 16 अप्रैल को पूरे तमिलनाडु में सभी जनता से यानी कि वहां के सभी नागरिकों से निवेदन किया कि वो इस समय जो है उनके विरोध में उनका साथ दे, यानी कि काले झंडे लगाने का उन्होंने आह्वान किया था लोगों से। काला कानून बताया इसको, जो ये कानून लाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान अनुसार, अब केंद्र सरकार क्या कहती है कि संविधान के अनुसार परिसीमन जनगणना के आधारित पर होना चाहिए। हर नागरिक का वोट जो वो समान मूल्य का होना चाहिए। सीटें बढ़ाकर संतुलन बनाया जा सकता है। दक्षिण के विकास का श्रेय केवल जनसंख्या नियंत्रण को नहीं बल्कि केंद्र की योजनाओं को भी जाता है। इसके अलावा वास्तविकता क्या, रियलिटी यहाँ पर अगर शुद्ध राजनीतिक जनसंख्या के मुद्दा ये बनता है, अगर बिना सावधानी से लागू किया गया तो उत्तर दक्षिण तनाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि पूरे साउथ में ही इस बिल का विरोध किया जा रहा है। यानी कि अभी तक हालांकि ये बिल पूरी तरह से पास नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में भी। तो जो यानी कि तमिलनाडु शुरू से ही काफी ज्यादा बीजेपी के एक तरह से आलोचक रहा है, उनकी नीतियों का भी आलोचक है, लेकिन इस समय इस नीति का सबसे बड़ा आलोचक बना हुआ है। तो ऐसे में अब देखिए बहुत सारे मन में, आपके मन में भी सवाल हो रहे होंगे, क्या सीट्स जो है वो आपके एरिया में या फिर आपकी स्टेट में बढ़ेगी या नहीं। फिलहाल के लिए तो ये जो है ये बिल अभी तक रोक दिया गया है जो सीट्स बढ़ाने का, लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा कि ये जो बदलाव लाया जा रहा है ये भारतीय लोकतंत्र को रीशेप करता है या फिर नहीं। महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है, लेकिन सभी राज्यों के बीच संतुलन को बनाए रखना भी जरूरी है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो बीजेपी है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल को फायदा होगा, क्योंकि उनकी वोट्स जो है वो नॉर्थ में ज्यादा है। और अभी आपने देखा होगा SIR की वजह से भी काफी ज्यादा भारत में विवाद छिड़ा हुआ है, जहां पर बहुत सारे नागरिकों का वोट काट दिए गए हैं, यानी कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। और इसके साथ ही ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर काफी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि ये जो बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है ये रियलिटी में यानी कि प्रैक्टिकली लागू हो पाएगा या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या सीटों को बढ़ाना चाहिए? क्या दक्षिणी राज्यों की चिंता जो है वो जायज है वो या फिर वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हैं? महिला आरक्षण कब तक लागू होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें ताकि उनको भी
डिलिमिटेशन यानी कि सीट्स के बढ़ाने घटाने या फिर आरक्षण के पीछे की सच्चाई पता चल पाए।